हेलो दोस्तों। 9 क्लास का जो पहला चैप्टर है जीवन और उसकी विविधता या फिर जीवन और उसकी विभिन्नता, इसका हमने पहला पार्ट बना दिया था और ये उसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला भाग देखा होगा तो आपको ये दूसरा भाग समझ में आएगा, और अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो एक बार वो भाग देख लीजिए। और देखने के साथ साथ मेरा ये जो चैनल है, नीचे सब्सक्राइब कहीं ना कहीं लिखा होगा, उसको दबा दीजिएगा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको झट से मिल जाएगा और उसी वक्त आप ये वीडियो देख सकते हैं या कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो की थोड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी, तो ठीक है। तो अगर आपने मेरा पहला भाग देख लिया हो और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया हो तो चलिए आज ये दूसरा भाग शुरू करते हैं। जीवन और उसकी विविधता के पहले भाग में हमने आपको जीवन की परिभाषा, जीवन की विशेषताएं और उन विशेषताओं और सभी जीवों की जो एक ही समान की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में कुछ न कुछ अंतर होता है। उन्हीं अंतर के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो हमने इसी बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। आज उसी को पहले पुनर्अभ्यास कर लेते हैं या फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पिछली बार जीवन की परिभाषा में कहा था, जीवन जीवधारियों की वह शक्ति है जिससे वे स्वयं को बनाए रखते हैं तथा अपने ही समान संतानें उत्पन्न करते हैं, या फिर वे संसार की चीज़ों को अनुभव कर पाते हैं। और अगर वे संसार की चीज़ों को अनुभव कर पाते हैं तो उनमें जीवन है या फिर वे जीवधारी हैं, ठीक है। और अगर उनमें जीवन नहीं है, अगर वे किसी चीज़ को अनुभव नहीं कर सकते, तो यानी कि वे निर्जीव चीज़ें होती हैं, है ना। अब देखिए, मैंने उनकी विशेषताओं के बारे में कुछ ना कुछ बताया था। सबसे पहले जीवों की विशेषताएं या फिर जीवन की विशेषताएं, उसमें पहली विशेषता आती है जीवन चक्र। जीवन चक्र के बाद उद्दीपन, उद्दीपन के बाद मैंने कहा था श्वास लेना, श्वास लेने के बाद उत्सर्जन, उत्सर्जन की क्रिया, उत्सर्जन के बाद संवेदनशीलता या फिर उत्तेजनशीलता, और जीव द्रव्य, जीव द्रव्य के पश्चात और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि उपापचय की क्रिया और प्रजनन की क्रिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में ये सारी विशेषताएं सभी के सभी जीवों में पाई जाती है। जैसे कि जीवन चक्र सभी में होता है, प्रजनन की क्रिया भी सभी जीवों में होता है, लेकिन ये सभी जीवों में एक ही गुण होने के बावजूद भी उन गुणों के तरीकों में या फिर उन गुणों में कुछ न कुछ अंतर होता है। उसी अंतर के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक उदाहरण मैंने पिछली बार बताया था, जो जीवन चक्र है। जैसे कि इंसान और तितलियों का जीवन चक्र बहुत अंतर होता है। इंसान के जीवन चक्र में सबसे पहले वे बच्चे के रूप में पैदा होते हैं। बच्चे के रूप में पैदा होने के बाद वो चल फिर नहीं सकते। फिर कुछ समय के बाद वो चलने फिरने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे वे शरीर में उनका बढ़ावा होता है, वो वृद्धि करने लगते हैं। फिर बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद उनकी अच्छी खासी शरीर में अंतर आने लगता है। फिर वो जवान होते हैं। जवान होने के पश्चात फिर वो बूढ़े होते हैं। उसके बाद बूढ़े होने के पश्चात फिर शरीर कमज़ोर होने लगता है और उसके बाद वो मर जाते हैं, है ना। ये इंसानों का जीवन चक्र है, लेकिन तितलियों का जीवन चक्र ऐसा नहीं होता, या फिर बाकी जानवरों का जीवन चक्र ऐसा नहीं होता। अगर मैं सिर्फ तितलियों की बात करूं तो तितली अंडे में से निकलते हैं। अंडे में से निकलकर वो लार्वा के रूप में रहते हैं। लार्वा के रूप में, छोटे लार्वा के रूप में रहते हैं। फिर धीरे धीरे खाकर वो बड़े लार्वा में बदल जाते हैं। फिर बड़े लार्वा में बदलने के बाद, वे अंत में किसी भी जगह पर रेशम से खुद को बांध कर एक टोकरी की तरह बनाकर उसमें रहते हैं कुछ हफ्तों के लिए। कुछ हफ्तों में उस टोकरी में रहने के बाद वे अपने पंखुड़ियों को ग्रहण करते हैं, या फिर उन्हें पंखुड़ियाँ प्राप्त होती है, और उसके पश्चात वो तितली के रूप में बाहर आते हैं। तितली के रूप में आने के बाद भी कुछ समय बाद वो भी लोग अंडे देते हैं,
और अंडे देने के कुछ हफ्तों बाद ही उनकी मृत्यु लगभग हो जाती है। तो इस तरह से इंसानों का जीवन चक्र या फिर बाकी जीवों का जीवन चक्र में कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो उसी अंतर के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, लेकिन हम साथ में साथ ये भी जानना होगा कि ये जो वर्गीकरण किया गया है किस विशेषता के आधार पर किया गया है। ठीक है, जैसे कि अभी जो मैंने विशेषता का उदाहरण दिया, एक तितली का जीवन चक्र और एक इंसान का जीवन चक्र, तो दोनों में जो अंतर है वो जीवन चक्र का अंतर है। उसी तरह से प्रजनन क्रिया का भी अंतर होता है, या फिर श्वास लेने का भी एक अंतर होता है। ठीक है, जैसे कि हम मनुष्य ऐसे फेफड़े से सांस लेते हैं, हमारे अंदर सीने में जो फेफड़ा है, हालांकि नाक से हवा लेते हैं, लेकिन जो सांस आती है वो फेफड़ा से आता है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम केचुओं को देखें, केचुआ नाक से सांस नहीं लेते या फिर फेफड़ों से सांस नहीं लेते। केचुए जो होते हैं वो त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। ठीक है, इस तरह से जीवन चक्रों में या फिर जीवों में कुछ ना कुछ अंतर है। उसी अंतर के आधार पर जीवों को बांटा गया है। ठीक है, तो इसकी एक परिभाषा बोलते हैं कि जीवों का वर्गीकरण क्या है। ठीक है, तो सभी जीवधारियों में या फिर सभी सजीवों की जो विशेषता होती है, उस विशेषताओं में कुछ ना कुछ अंतर होने के कारण सभी जीवों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो उनके विशेषताओं के आधार पर या फिर विशेषताओं में अंतर के आधार पर जीवों को अलग अलग भागों में बांटना ही जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जीवों को जब बांटा गया था, उन्हें दो भागों में बांटा गया था। उनमें से एक भाग एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं और दूसरे भाग बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उन्हें हम लोग यूकैरियोटिक इंग्लिश में कहते हैं, यूकैरियोटिक। ठीक है, और जिनमें एक कोशिका होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर एक कोशिका और बहुकोशिकीय शब्द यूज नहीं होता है, तो इसीलिए मैं इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिनमें कोशिका ज़्यादा होती है उन्हें हम यूकैरियोटिक कहेंगे और जिनमें कोशिका कम होते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कहेंगे। लेकिन एक कोशिकीय जीव या फिर बहुकोशिकीय जीव के जो इंग्लिश नाम है, ये असल में उनके इंग्लिश नाम नहीं है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इनके अलग मतलब होते हैं। ठीक है, तो अलग मतलब क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से बताएंगे, तो आपको इसे ध्यान से सुनना होगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कोशिका के बारे में। अब कोशिका मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, शरीर के सबसे छोटे टुकड़े को हम लोग कोशिका कहेंगे। अब छोटे टुकड़े कहने से क्या मतलब, अगर आपने आटे देखे ही होगा, है ना, आटे का हर एक दाना उसका आटे का हर एक दाना वो बहुत छोटा नज़र आता है। आटे का हर एक दाना इतना छोटा नज़र आता है कि अगर आप उसके एक दाने को देखने की कोशिश करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब आटे को हम पानी से मिलाकर जब उसको मिलाते हैं, उसको कुछ सानते हैं, है ना, उसको तो एक आटे का गोला बन जाता है। तो वो आटे का गोला हमारे शरीर के जितना होता है या फिर हमारे शरीर जैसा होता है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो वो जो छोटा छोटा दाना होता है, आटे के ढेर सारे दाने, वो कोशिका का रूप मानेंगे। और वो जो आटे के दाने को मिलाकर जब हम कुछ बनाते हैं, रोटी या फिर कुछ भी गोला टाइप का, तो वो हमारे शरीर का भाग जैसा होता है ना। तो जिस तरह से आटे के ढेर सारे दाने से मिलकर एक पूरे आटे का गोला होता है, उसी तरह से ढेर सारे कोशिका से मिलकर हमारा ये पूरा शरीर बना होता है। यानी कि हमारा ये पूरा शरीर कोशिकाओं का भंडार है, या फिर करोड़ों करोड़ों कोशिकाओं से मिलके ही यह हमारा शरीर बना हुआ है। तो जिस तरह से आटे का सबसे छोटा दाना हमको दिखाई नहीं देगा, है ना, आटे का सबसे एक टुकड़ा दाना या फिर एक दाना दिखाई नहीं देगा, उसी तरह से कोशिका, जो हमारे शरीर का जो एक कोशिका होती है, सिर्फ एक कोशिका, वो भी हमें ऐसे आँख से साफ साफ दिखाई नहीं देगा। वो इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये जो कोशिका है, पूरा शरीर कोशिका से तो बना हुआ है, लेकिन
अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो आटे का जो दाने की बात कर रहा हूँ वो आपको और थोड़ा बड़ा नजर आएगा। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो और थोड़ा बड़ा नजर आएगा। उसी तरह से अगर आप माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखेंगे तो वो भी थोड़ा बड़ा नजर आएगा, बड़ा नजर आएगा। और साथ ही साथ अगर आप कोशिका को और टुकड़े कर सको तो आपको पता चलेगा कि उस कोशिका के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद अभी भी रहती हैं। यानी कि उस कोशिका के अंदर भी एक दूसरी दुनिया है जिसमें बहुत सारे हमारे शरीर के अंग मौजूद होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको विस्तार से समझिए। कोशिका के टुकड़े करेंगे तो उसमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो अगर आपने आम का फल देखा ही होगा, तो आम के फल में सबसे बाहर में एक आवरण होता है हरे रंग का या फिर पीले रंग का, उसे हम लोग छिलका कहते हैं। उसी छिलका की तरह कोशिका के बाहर भी एक आवरण होता है। ठीक है, उसी आवरण को या तो हम कोशिका झिल्ली कहते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के अलावा आप उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। अब प्लाज्मा झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे कि आम के अंदर छिलके के अंदर एक गुदा होता है जिसे हम लोग खाते हैं, है ना। सेम उसी तरह से कोशिका में भी कोशिका झिल्ली के अंदर कुछ भाग पाया जाता है, उसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, आम के जो गुदा होता है उस गुदे की तरह ही उसमें कोशिका में भी जो कुछ पाया जाता है उससे हम लोग साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्मा की एक खासियत है कि साइटोप्लाज्मा एक तरह से गुदा की तरह तो है या फिर एक द्रव की तरह तो है, जैसे कि कोई पानी का जेली जैसा कुछ तो है। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं जेली जैसा कुछ होता है, लेकिन उस जेली में बहुत सारे मसाले कुछ कुछ होते हैं, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, मसाले जैसा कुछ कुछ उसमें मिला हुआ होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में बहुत कुछ पाया जाता है, उनके नाम जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और जैसे कि गाल्जी बॉडी और भी बहुत कुछ होते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ होते हैं, अभी डिटेल में नाम थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम लोग कोशिकांग कहते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका है, गोल्जी बॉडी एक कोशिका है, उसी तरह से और भी बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। अब अंदर चलते हैं। जब हम साइटोप्लाज्म के और अंदर जाते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में एक केंद्रक नाम का कुछ कोशिकांग पाया जाता है। तो केंद्रक भी एक तरह का कोशिकांग है, वो बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो ये केंद्रक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्योंकि इतने सारे कोशिकांग पाए जाते हैं तो इन्हीं कोशिकांग के अंतर के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि कोशिका के अंदर क्या क्या मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन होता है ना, कोशिका झिल्ली। उसके अंदर बोला हमने साइटोप्लाज्मा, और साइटोप्लाज्मा के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, परंतु बहुत सारे प्राणी या फिर जीवधारी ऐसे हैं जिनमें कुछ कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी में कोशिका का जो मैंने केंद्रक बोला ना, वो किसी में पाया जाता है या फिर किसी में कुछ और नहीं पाया जाता है। जैसे कि हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया ना पाया जाए या फिर गोल्जी बॉडी ना पाया जाए। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, तो उन्हीं के कुछ उपस्थित होने के कारण या फिर अनुपस्थित होने के कारण, ठीक है, कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। तो जिनमें ये सारे जो कोशिकांग हैं पूरे के पूरे ही अगर उपस्थित होते हैं या सारे के सारे मौजूद होते हैं, वही हमारे यूकैरियोटिक कोशिका या फिर यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव कहलाते हैं, या फिर यूकैरियोटिक प्राणी कहलाते हैं, या फिर उसे बहुकोशिकीय जीव कह सकते हो। ठीक है, लेकिन जिनमें कोई ना कोई कोशिकांग अनुपस्थित रहता है, कम से कम केंद्रक अनुपस्थित रहता है, ठीक है, उससे हम लोग प्रोकैरियोटिक जीव कह सकते हैं, या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव कह सकते हैं, या फिर एक कोशिकीय जीव कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो कोशिकांग होता है ना, कोशिकांग के उपस्थित या अनुपस्थित के आधार पर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक नाम दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो नाम है
हिंदी में एक कोशिका और बहु कोशिका, ये कोशिका की संख्या के आधार पर नाम दिया गया है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में हमेशा एक ही कोशिका वाले जीव होते हैं, ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक में बहु कोशिका यानी कि ज़्यादा कोशिका वाले जीव होते हैं। अब जैसा मैं बता चुका हूँ, किसी भी जीव का एक कोशिका जो होता है वो इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं देता है, यानी कि अगर वो एक कोशिका जीव है तो वो एक ही कोशिका से बना जीव होगा और वो इतना छोटा जीव होगा कि वो हमें दिखाई नहीं देगा। उसी तरह से अगर बहु कोशिका जीव है तो उसमें तो एक के अलावा बहुत सारी कोशिका होती है, यानी कि वो हमें दिखाई दे सकता है, ठीक है, दिखाई दे सकता है, दिखाई देगा इसकी गारंटी नहीं दूंगा, ठीक है। यानी कि हम जो मानव हैं, मानव, बंदर, पेड़ पौधे, ये सारे के सारे बहु कोशिकीय जीवधारी में आते हैं, क्योंकि ये सारे दिखाई देते हैं, लेकिन वही एक कोशिकीय जीव वो दिखाई नहीं देते हैं। तो अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कोशिका की जो कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं, उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक होगा यूकैरियोटिक, दूसरा होगा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी कि एक कोशिका, यूकैरियोटिक यानी कि बहु कोशिका, ठीक है। हम लोग यूकैरियोटिक प्राणी हैं, यानी कि बहु कोशिकीय जीव आते हैं। और अगर हम लोग बहु कोशिकीय जीव में आते हैं तो हमारा जो प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं उसमें कौन कौन से जीव आते हैं? उसमें कम से कम बैक्टीरिया आते हैं, कम से कम बैक्टीरिया। शुरुआत में जब ये दो भागों में बांटा गया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, है ना, तो दो ही प्रकार के जीव बांटा गया कोशिका के आधार पर। लेकिन आगे जाके जब पता लगाया गया, ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक वाले, पता चला कि वो दो प्रकार के जीव हैं, है ना, उनमें दो प्रकार के जीव सम्मिलित हैं। अब फिर से थोड़ा रिवाइज करके बोलते हैं, ठीक है। कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले कोशिकांग, कुछ कोशिकांगों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर सभी प्रकार के जीवों को या समस्त पृथ्वी के जीवों को दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। उनमें से एक प्रकार के जीव यूकैरियोटिक जीव कहलाते हैं और दूसरे प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। हम सभी यूकैरियोटिक जीव में आते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय जीव में आते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है। तो दो भागों में बांट दिया गया, सिंपल। लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, एक कोशिका वाले जीव, बाद में पता चला कि ये प्रोकैरियोटिक जीव सारे के सारे जीव एक जैसे नहीं हैं, उनमें और भी कुछ अंतर पाया गया। उनमें जो अंतर पाया गया उसी अंतर के आधार पर कम से कम दो प्रकार के जीवों में बांट दिया गया, यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव को और दो भागों में बांटा गया। उनमें से एक भाग को आर्किया कहते हैं और दूसरे भाग को बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो अब किन किन गुणों के आधार पर इन्हें बांटा गया सब कुछ नहीं बता सकते, मैं कुछ ही गुणों का अंतर बताऊंगा, ठीक है, आपको उसी में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला अंतर ये है कि जो आर्किया जो जीव होते हैं, वो आर्किया किसी भी माहौल में या फिर किसी भी मौसम में या कैसी भी हालत में जी लेते हैं। जैसे उनके लिए कोई गर्मी कोई ठंडी उन्हें कोई मायने नहीं रखती है। अब क्योंकि वो किसी भी माहौल में जी सकते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो या बहुत ज़्यादा गर्म हो, तो इस हिसाब से वो लोग ब्रह्मांड में भी जी सकते हैं। वो लोग पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया उन पर गर्मी ठंडा इन सब का असर पड़ता है। तो इस तरह से उनमें एक अंतर के कारण इस तरह के जीवों को दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। और भी इनके कोशिकाओं में भी कुछ अंतर होता है, पर कोशिकाओं में अंतर वो डिटेल बाय डिटेल पढ़ने में बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि उनमें अंतर ही बहुत सारा होता है, ठीक है। और एक अंतर बता सकते हैं, ठीक है। जो भी हम कुछ ना कुछ दवाई का छिड़काव करते हैं या कोई भी चीज़ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल चीज़ों का, तो उन केमिकल चीज़ों का असर आर्किया में बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि वो किसी भी तरह से नहीं मरते, ठीक है। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं उन पे केमिकल चीज़ों का असर होता है। और एक खास बात यह है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसी न किसी तरह की हमें बीमारियां देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आर्किया वो किसी भी तरह की बीमारियां हमें नहीं देते हैं। यानी कि
आर्किया ना तो हम उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं ना वे हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया हमें बीमार पहुंचा सकती हैं और साथ ही साथ हम उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस अंतर के आधार पर जीवों को और दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, मतलब सिर्फ प्रोकैरियोटिक जीवों को दो भागों में बांटा गया। तो इस प्रकार समस्त जीवों को कम से कम 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो जो पहला हमने यूकैरियोटिक बोला था, यूकैरियोटिक जैसे कि हम सारे जीव, उन्हें यूकैरिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो किसी भी माहौल में जी सकते हैं उसे आर्किया कहते हैं। और तीसरा जो हर माहौल में नहीं जी सकते, है ना, जो कोई ना कोई बीमारी पहुंचाते हैं, उन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये 3 तरह से बांटने की विधि को ही डोमेन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो डोमेन सिस्टम में कम से कम प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक यूकैरिया या जिसमें हम आते हैं, ठीक है, दूसरा है आर्किया, तीसरा है बैक्टीरिया। ठीक है, और इन तीनों में अंतर कुछ ना कुछ है, लेकिन सभी अंतर हम इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी जीवों को बांटने की एक और विधि है किंगडम। उसके बारे में अब इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो वो जो बांटने की एक तीसरी विधि है या फिर एक विधि है, ठीक है, उसको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। तब तक जय हिंद, जय भारत।